साफी साहब, चंद साल पहले 2016 में पनामा की गूंज उठी, सियासत के खिलाड़ी तब्दील हुए, नवाज शरीफ को सज़ा हुई, जेल गए, फिर बीमार हुए, फिर बाहर चले गए। अब ब्रॉडशीट का मामला उठ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि दूसरा पनामा 2 है। फिर ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहदा हुआ फिर वो ख़त्म हो गया। उसकी मद में जो हुकूमत ने अब 4.5 अरब रुपए जो दिए हैं उसको माजी के एनआरओ के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या आप वाकई इसको पनामा केस 2 समझते हैं? ब्रॉडशीट से कुछ निकलेगा इस पटारी से या नहीं? नहीं, पनामा 2 तो मैं नहीं समझता, लेकिन कुछ हवालों से अगर आप देखें तो ये जो मेमो गेट 2 है, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी उस वक़्त मंसूर इजाज़ की थी और उस जैसे एक मशकूक बंदे के बयानात के बुनियाद पे या दावों की बुनियाद पे एक कितना बड़ा तनाज़ा खड़ा किया गया था। तो अब इसी तरह ये जो साहब हैं या इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी यही मामला है। अच्छा, एक चीज़ बहरहाल उससे साबित होती है जो हम पहले से कहते रहें कि इस मुल्क में ना कोई फ़रिश्ता है और ना कोई शैतान है। यानी ये बात तो ऑब्वियस है कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब वगैरह अपने माली मामलात को क्लियर नहीं साबित कर सके थे, लेकिन ये पता इससे चलता है कि इस मामले में एक तो ये है कि सब लोग, हमारी सोसाइटी के सब तबकात या सब इदारे इस हमाम में यकसा नंगे हैं। हालांकि हमने इस चीज़ को सिर्फ जो है या पॉलिटिशियन तक और फिर पॉलिटिशियन में 2 जमातों तक मखसूस कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनरल अमजद साहब, मेरे ख़्याल में सब लोग ये मानते हैं कि वो नैब के चेयरमैनों में से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी थे और उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे मोइनुद्दीन हैदर साहब, और मोइनुद्दीन हैदर साहब को भी इस हवाले से बड़ा ऑनेस्ट रिकॉर्ड है। अब अगर उनके दौर में नैब ने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं और इसी तरह फ्रॉडियों के साथ मुआहदे करके पाकिस्तान को फंसा दिया है, और तो नैब प्रोसिक्यूटर उस वक्त कौन थे? शहजाद अकबर साहब। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उनके दौर में ये सब कुछ हो रहा था तो इस वक्त जावेद इकबाल साहब के दौर में, जिसके बारे में सब लोग कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब है और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए चल रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और शहजाद अकबर साहब के दौर में, तो आजकल क्या हो रहा होगा। और उसका आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि किस तरीके से उनको पैसे देने में वो जल्दी की गई और उससे काम, सूरत से काम लिया गया, जल्दबाजी से काम लिया गया। तो यही हमारी गुजारिश जो शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं है, ये मजाक है, ये इंतकाम है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। और इस चीज़ का भी तो एहतसाब होना चाहिए ना कि $1 अरब का जो आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहे थे और वो उन्होंने शुरू कर दी थी, जो सऊदी अरब से $1 अरब सिंगापुर मुंतकिल हुए और कहा गया ये नवाज शरीफ के अकाउंट से जो है ना वो मुंतकिल हुए, उनके अकाउंट से उनके पैसे थे। तो फिर वो कौन शख्स था जो शहजाद अकबर के साथ जाकर जो डील की बातें करता रहा, जो अपने कमीशन की बातें करता रहा, जो रिश्वत देने की बातें करता रहा? फिर तो सारी चीज़ों को खुल के सामने आना चाहिए ना। फिर तो इस कमेटी को ये भी इख्तियार होना चाहिए कि उन लोगों को भी ढूंढे, वो कौन थे। देखिए, एक तो देखिए, हमारी यही इल्तिजा रहती है कि हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे काबिल एहतसाब है। हाँ, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है। आप अगर इदारों के हवाले से देखें तो ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ठीक है, हमारे बाकी इदारों में भी उसी रफ्तार से, उसी रेशो से करप्शन है जिस तरह की हमारी सोसाइटी में है। तो अगर एहतसाब करना है तो एहतसाब की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो अक्रॉस द बोर्ड होता है और वो ऊपर से नीचे तक आता है। यानी जो उस वक्त का हुक्मरान और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो उससे नीचे तक आता है, उससे शुरू होता है। हमारे मुल्क में मामला उलट होता है कि एक हमारा एहतसाब मुहीत ब माजी होता है, मुहीत बहाल नहीं होता। हम पुराने को रो रहे होते हैं, नए स्कैंडल बन रहे होते हैं। इस वक्त आप हैरान हो कि भाई इसको रोको। आज के दौर का फैक्ट है कि इस वक्त मजीद कितना लूट मार हो रही है। सही। और मैं ईमानदारी के साथ बताऊं कि जितनी करप्शन इस दौर में है,
जितने अलानिया तरीके, क्योंकि ये वाहिद हुकूमत है कि जिसको ना नैब का खौफ है, जिसको ना इस्टेब्लिशमेंट का खौफ है, जिसको ना मीडिया का खौफ है। तो अगर करना है किसी ने एहतसाब। अच्छा, वैसे क्या वजह है कि ये हुकूमत इतनी बेखौफ है, किसी चीज़ का खौफ ही नहीं है? इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है इस हुकूमत को? लाडली है ना। तो फिर इस लाडली हुकूमत के फॉरेन फंडिंग केस में से क्या निकलेगा? ये तो सब ने किया था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में नवाज शरीफ के लोगों का एहतसाब नहीं होता था, उनके मुखालिफिन पीपल्स पार्टी का किया जाता था, और वो भी नहीं था। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी ने ना अपना किया ना दूसरों का किया, इस हवाले से फिर उनका रिकॉर्ड दुरुस्त है। ये तो आपके एक्स नैब के चेयरमैन कह चुके हैं, लिख चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। आज देखें ये कितने शर्म की बात है, 20 साल बाद आज चौधरी बरादरान का वो केस जो है एक उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। अब इसका क्या मुराद था कि 20 साल तक आपने चौधरियों को कब्जे में रखना था, काबू में रखना था। मैंने आपको बता दिया कि मामलात यहाँ पे किसी के भी साफ नहीं है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस में से क्या निकलेगा? वो कह रहे हैं 40,000 अकाउंट की डिटेल्स हम लोगों ने दे दी है, पीपल्स पार्टी नून लीग ने तो कुछ नहीं दिया। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओपन समाअत होनी चाहिए सारी पार्टी के सरबराहान को बिठाकर। प्राइम मिनिस्टर अपने तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। देखिए इसमें बुनियादी फ़र्क है। पानामा में क्या हुआ, पानामा में सैकड़ों लोग थे। मैं तो खुद सिराजुल हक साहब पे भी हैरान हूँ कि भाई वो क्यों परसू नहीं करते। तो नवाज शरीफ का केस अकेले ले लिया गया, बाकी उसमें जितने नाम थे आज तक किसी ने फिर उनका नाम नहीं लिया है। हाँ, वेरी ट्रू। न उसको परसू किया न किसी और ने कर दिया। अच्छा, उस वक्त दलील ये दी जा रही थी कि सबसे पहले, चूंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म है तो सबसे पहले इसका होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन भाई जब उनका कर दिया तो फिर उसके बाद बाकियों का तो कर लो। नाजरीन, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का मामला मज़ीद उलझता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत होनी चाहिए और इसे टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। आज वज़ीरिस्तान में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी सरबराहान को भी बिठाकर इस केस को सुनना चाहिए। इस केस से फिर सारी कौम को पता चलेगा कि किसने इस मुल्क में ठीक तरीके से पैसा इकट्ठा किया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस उठाने पर मैं अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। सबके सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों की फ़ंडिंग कहाँ कहाँ से होती रही। सारी दुनिया में सियासी जमातें फ़ंड्स इकट्ठे करती हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की है। अपोजिशन की जमातों को मालूम है और मुझे भी पता है कि फ़ॉरेन फंडिंग कौन सी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। कई ममालिक इन जमातों को पैसे देते रहे। इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात की वजह से मैं नहीं बता सकता कि वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को फंडिंग करते रहे। एक तरफ वज़ीर आज़म फ़ॉरेन फंडिंग केस में शफाफियत के लिए खुली समाअत चाहते हैं, तो दूसरी तरफ तारीख़ हमें ये बताती है कि पिछले 6 सालों में पीटीआई मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करती रही है। पीटीआई ने कानूनी फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए भरपूर कोशिश की कि केस की जो तमाम तर दस्तावेज़ात हैं इनको खुफिया रखा जाए, इनको ओपन ना किया जाए। एक तरफ वज़ीर आज़म अपनी ही पार्टी के मौक़िफ़ पर आज उन्होंने यूटर्न लिया, ओपन समाअत की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस केस में दरख्वास्त गुजार जो अकबर एस बाबर हैं उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया है।